राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग यूपी पीजीटी का पेपर देख रहे थे और उसमें 2002 तक हम लोग का हो गया था। अब देखना है हम लोगों को 2003 का पेपर और इसमें 85 प्रश्न है। ये भी 2 पार्ट में हो जाएगा। और टीजीटी का हम लोग पूरा पेपर देख लिए थे 2000 से 2021 तक पूरा कंप्लीट। और व्याकरण हम लोग देख रहे थे शुरू से एकदम। वासुदेव प्रसाद की जो बुक है शुरू से एकदम देख रहे हैं उसको, तो उसमें क्रिया तक हुआ था हम लोगों का, ठीक है। और इसमें 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा क्रिया। और गोविंद पांडे जी की जो बुक है उसमें वन लाइनर दिया है बहुत अच्छे से, उसको भी हम लोग शुरू से देख रहे हैं, तो उसमें भी 2 पार्ट हो गया है। तो इसको हम लोग आज देखेंगे, ठीक। जयशंकर प्रसाद की किस कृति पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो प्रसाद जी की कौन सी रचना है जो पहले ब्रजभाषा में थी, बाद में उसको खड़ी बोली में कर दिया गया? प्रेम पथिक है कि कानन कुसुम है कि झरना है कि आंसू है? तो ये प्रेम पथिक है, ठीक। ये पहले ब्रजभाषा में थी, बाद में खड़ी बोली में कर दिया गया इसको। और आंसू को ध्यान देना है कि 25 में है, ठीक। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में की थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया और आंसू, जो कि इनका विरह काव्य है, में 64 छंद और जोड़ दिए। तो इसमें 64 छंद और जोड़ दिए जयशंकर प्रसाद। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचना है उर्वशी, ठीक। ये इनका जो है चंपू काव्य है। और दिनकर जी की भी एक रचना है उर्वशी नाम से, ठीक। लेकिन ध्यान देना है कि जयशंकर प्रसाद का चंपू काव्य है और उनका उर्वशी जो है उस पर ज्ञानपीठ मिला है, ठीक। तो उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास है। और उच्छ्वास नाम से बस किसकी रचना है? पंत जी की है, सुमित्रानंद पंत। बभ्रुवाहन नाम से है, कानन कुसुम है, प्रेम पथिक है, ठीक। और पथिक नाम से बस रहेगा तो रामनेस त्रिपाठी का रहेगा, पथिक मिलन स्वप्न। करुणालय है, ये गीति नाट्य है इनका। महाराणा का महत्व है, ठीक। झरना है, आंसू है, लहर है, 33 में लहर है, और कामायनी, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। तो हत्या नामक कहानी कौन लिखा? अज्ञे लिखे हैं कि जैनेन्द्र कुमार लिखे हैं कि मुक्तिबोध लिखे हैं कि प्रेमचंद लिखे हैं? तो हत्या नामक कहानी कौन लिखा? जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इनकी प्रमुख कहानियाँ कौन है? खेल है, अपना अपना भाग्य है, बाहुबली नाम से लिखे, वातायन नाम से लिखे, नीलम देश की राजकन्या नाम से लिखे हैं, दो चिड़िया नाम से लिखे हैं, ध्रुव यात्रा, पाजेब, एक दिन आदि में जैनेन्द्र ने व्यक्ति मन की शंकाओं, प्रश्नों तथा गुत्थियों का अंकन किया है। एक प्रश्न ऐसे ही बना था कि जैनेन्द्र कुमार का जो प्रथम कहानी संग्रह है कौन है, ठीक। फांसी है, तो उसका प्रकाशन पूछ लिया था 1929 में, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? शतरंज शतिका कृति की रचनाकार हैं। शतरंज शतिका भिखारी दास हैं कि देव हैं कि रश्मिदी हैं कि चिंतामणि हैं? तो शतरंज शतिका किसकी रचना है? भिखारी दास की रचना है। देखा जाए इसका एक्सप्लेनेशन, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार भिखारी दास जी हैं। ये प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहते थे। इनका ये भी पूछ लेता है किसके आश्रय में रहते थे, तो हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस सारांश है, काव्य निर्णय बहुत फेमस है इनका, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास, छंदाड़ो पिंगल भिखारी दास की है, शब्द नाम कोश तथा विष्णु पुराण भाषा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है? नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है। तो भक्तमाल नाभादास लिखे हैं, इसकी भाषा पूछ रहा है, अवधी है कि ब्रज है कि हिंदी खड़ी बोली है कि मैथिली है? तो ये ब्रज भाषा में है, ठीक। भक्तमाल नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। इसके अलावा 84 वैष्णव की वार्ता एवं 252 वैष्णव की वार्ता भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो ये 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता ये गोकुलनाथ जी की रचना है। ये सभी ग्रंथ जीवनी है। तो इसमें कवियों के बारे में दिया गया है। ये जो भक्तमाल है और 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, इसमें कवियों का जीवन वृत्त है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न क्या है? पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, ठीक। ये बिहार के थे, ध्यान देना है। पत्रकारिता के स्तर से
निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुख है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता का मिला-जुला रूप चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। ठीक, अब देखिए, इस प्रकार के निबंधों में विचार तत्व कम तथा भावावेग अधिक रहता है। गेहूं और गुलाब तथा वंदे वाड़ी विनायको लेखक के प्रमुख निबंध संकलन है। तो ध्यान देना, गेहूं और गुलाब लिखे हैं और वंदे वाड़ी विनायको, ये तो इनका बहुत फेमस रहा है। ठीक, गेहूं और गुलाब, तो गुलाब संस्कृति का प्रतीक है और इसमें, और गेहूं भूख का प्रतीक है। ठीक है, अब देखिए 6वां नंबर प्रश्न क्या है। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। तो गांधी जी की जीवनी से भी बहुत प्रश्न हम लोग देख लिए हैं कि पूछ चुका है। रामचंद्र वर्मा लिखे हैं कि संपूर्णानंद लिखे हैं कि ईश्वरी प्रसाद शर्मा लिखे हैं कि केशव प्रसाद सिंह लिखे हैं। तो गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के नाम से कौन लिखा है? रामचंद्र वर्मा लिखे हैं। ठीक, गांधी जी की जीवनी। और एक देखिए, अकाल पुरुष गांधी नाम से भी बहुत पूछता है, वो जैनेन्द्र कुमार लिखे हैं। और बापू नाम से घनश्याम दास बिड़ला लिखे हैं। और बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर। तो ये 3-4 गांधी जी की जीवनियाँ हैं, ध्यान देना है इसको। ठीक, अब देखिए, महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन वृत्तों में रामचंद्र वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ महात्मा गांधी है, जिसमें गांधी जी की विस्तृत जीवनी के अतिरिक्त लेखक ने इनके महत्वपूर्ण लेखों एवं व्याख्यानों को भी संकलित किया है। देशबंधु चित्तरंजन दास संपूर्णानंद द्वारा लिखित, तो देखिए यहाँ पे है ना, देशबंधु चित्तरंजन दास, इस नाम से संपूर्णानंद लिखे हैं जीवनी। ठीक, तिलक की जीवनी के लेखक ईश्वरी प्रसाद शर्मा तथा लाला लाजपत राय द्वारा मूल उर्दू में लिखित विषय मैंजिनी का जीवन चरित्र केशव प्रसाद सिंह ने 1900 में अनुदित किया है। तो ध्यान ये देना इसमें, ये देखिए यहाँ पे देशबंधु चित्तरंजन दास है, इस नाम से संपूर्णानंद लिखे हैं। ठीक, और तिलक की जीवनी ये पूछ सकता है, तिलक की जीवनी कौन लिखा है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा। ठीक, लाला लाजपत राय वाला नहीं पूछेगा, लेकिन वो दोनों ऊपर वाला इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, सुमित्रा पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। इस नाम से कौन ग्रंथ लिखा है? डॉक्टर नामवर सिंह लिखे हैं कि डॉक्टर नगेंद्र लिखे हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखे हैं कि आचार्य नंदुलाल वाजपेयी लिखे हैं? तो ये लिखे हैं डॉक्टर नगेंद्र। ठीक, और इसी नाम से, सुमित्रा पंत नाम से नंदुलाल वाजपेयी की भी एक रचना है। ठीक है, इसमें विवाद होना चाहिए, लेकिन अब डॉक्टर नगेंद्र माना है यहाँ पे। नंदुलाल वाजपेयी की भी रचना है सुमित्रा पंत नाम से। ठीक, तो सुमित्रा पंत नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं रस सिद्धांत, इनकी रचनाएं ध्यान देना है, रस सिद्धांत नाम से लिखे हैं। साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भूमिका तथा शैली विज्ञान भी ध्यान देना है। ठीक, ये शैली विज्ञान। डॉक्टर नगेंद्र फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित समालोचक, रसवादी आलोचक तथा छायावादी आलोचक हैं। ठीक, तो ये ध्यान देना है। अब देखिए, ये चीज़ जो है, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं जो लिखे हैं, कामायनी पे कुछ लोग लिखे हैं, तो ये ध्यान देना है। कामायनी पे कौन कौन लिखा है? तो कामायनी पे मुक्तिबोध भी लिखे हैं। तो उनकी रचना है कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक, और कामायनी पर नई किताब नाम से रमेश कुंतल मेघ लिखे हैं। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखे हैं। ठीक है, ये सब ध्यान देना है, कामायनी से संबंधित जो रचनाएं हैं। अब देखिए, प्रगतिवाद किसकी कृति है? ये भी बहुत फेमस है रचना। शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवराज। तो ये शिवदान सिंह चौहान लिखे हैं। ठीक है, प्रगतिवाद नामक कृति के लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। इनकी अन्य आलोचित कृतियाँ हैं साहित्य की परख, आलोचना के मान, ये फेमस है इनकी रचना। साहित्य की समस्याएं, साहित्यानुशीलन, ये भी ध्यान देना, साहित्यानुशीलन ये शिवदान सिंह चौहान की रचना है। अमृत राय की आलोचित कृति नई समीक्षा है। ठीक, डॉक्टर देवराज ने छायावाद का पतन, देखिए छायावाद का पतन नाम से डॉक्टर देवराज लिखे हैं। साहित्य चिंतन, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं नामक आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। तो देखिए, छायावाद का पतन नाम से डॉक्टर देवराज लिखे हैं, और बस छायावाद नाम से कौन लिखा है? तो ये लिखे हैं नामवर सिंह। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखा जाए 9वां प्रश्न, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो एक शब्द है पवन और एक शब्द है पावन। संधि दोनों में एक ही है, संधि विच्छेद में कन्फ्यूजन रहता है। तो पवन शब्द में कौन सी संधि है पूछ रहा है? गुण संधि,
यड़ संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। तो इसमें अयादि संधि होगी, ठीक। लेकिन पवन रहता है तो पो धन अन रहता है, और पावन रहता है तो पौ धन अन रहता है। संधि विच्छेद कभी कभी पूछ लेता है। तो पवन में अयादि स्वर संधि है, क्योंकि इनमें यदि ए, ऐ, ओ, औ के पश्चात इन्हें छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः अ, आय, औ, आव में हो जाता है। जैसे पवन है तो पो धन अन, तथा चे धन अन है तो चयन है, ठीक। इसमें अयादि संधि है। अब देखिए, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन है? ब्रजभाषा है कि खड़ी बोली है कि बुंदेली है कि बांगरू है? तो ब्रजभाषा है, ध्यान देना है, खड़ी बोली नहीं है, ठीक। कन्फ्यूजन होता है शुरू में, लेकिन ब्रजभाषा है, इसको याद कर लेना है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों से ही समृद्ध है। ब्रजभाषा बहुत समृद्ध रही है, ठीक। शुरू में काव्य रचना इसी में होती थी, बाद में खड़ी बोली में होने लगी द्विवेदी युग से। यह मथुरा, एटा, आगरा, ग्वालियर, अलीगढ़, ग्वालियर जहाँ पे इनका जन्म हुआ है, बिहारी का, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर, मैनपुरी, बदायूं आदि में बोली जाती है। अब देखिए आगे 11वां नंबर प्रश्न क्या है? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, तो ये किस बोली से अपभ्रंश से विकसित हुई है, यही पूछ रहा है। तो पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी से कि नागर अपभ्रंश से कि मागधी से? तो ये पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है, ठीक। कहीं कहीं बस शौरसेनी अपभ्रंश दे देगा तभी भी हो जाएगा। अब देखिए, हरियाणवी या बांगरू बोली पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोली है। यह बोली दिल्ली का देहाती भाग, करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला आदि जिलों में बोली जाती है। अब 12 नंबर प्रश्न क्या है? पंक्ति है, यह या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारो में प्रयुक्त छंद है। कवित्त है कि सवैया है कि बरवे है कि दोहा है? तो ये क्या है? ये सवैया है, ठीक। ये सवैया है, इसमें प्रयुक्त छंद सवैया है। सवैया वर्णिक समृद्ध छंद होता है। इनके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, ठीक है। अब 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या है कि तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें प्रयुक्त अलंकार है, श्लेष है कि यमक है कि रूपक है कि उत्प्रेक्षा है? तो यहाँ पे यमक है, क्योंकि तरड़ी तड़ी 2 बार आ गया है, ठीक है। तो देखिए, इसमें यमक अलंकार है। इसमें पहले तरणी का अर्थ सूर्य है, जबकि दूसरे तरणी का अर्थ नाव है। जब एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार दोहराया जाए और इस आवृत्ति के अर्थ अलग अलग हों, तो शब्द रहेगा 2 रहेगा शब्द, उसका अलग अलग अर्थ भी रहेगा, तो यमक अलंकार होता है। यमक का मतलब होता है युग्म। यमक के प्रयोग से कविता में चमत्कार और सुंदरता आ जाती है। श्लेष में क्या होता है कि एक ही शब्द रहेगा, उसके एक से अधिक अर्थ रहेंगे, ठीक है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है? निराला की जूही की कली उदाहरण है। मात्रिक छंद की, वर्णिक यहाँ पर आना चाहिए, वर्णिक छंद की, मुक्त छंद की, इनमें से कोई नहीं। तो निराला की जूही की कली जो रचना है, ठीक, ये मुक्त छंद की उदाहरण है, ठीक है। निराला जी की पहली कविता भी यही है, जूही की कली। निराला की जूही की कली मुक्त छंद का सुंदर उदाहरण है। जब किसी एक छंद का अनुपालन न किया जाए और कविता में भीतर ही भीतर चलने वाली लय को बनाए रखते हुए रचना की जाए, तो ऐसी रचना मुक्त छंद की रचना होती है। तो हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता भी यही है, निराला जी, ठीक। अब देखिए आगे है 15 नंबर प्रश्न। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मंडू भंडारी और शानी। तो ये है किसकी रचना? मन्नू भंडारी की रचना है, ठीक है। मन्नू भंडारी का महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है, जिसमें आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं व्यक्त हुई हैं। तो मन्नू भंडारी जो हैं 3 लिखे हैं उपन्यास, आपका बंटी, महाभोज, और एक और है कोई स्वामी नाम से है, ठीक। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है? कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब मैत्रेयी पुष्पा की रचना है कि चित्रा मुद्गल का है कि मिथिलागर की अलका सरावगी? तो ये मिथिलागर की रचना है कठगुलाब, ठीक, उपन्यास है। कठगुलाब मिथिलागर का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं चितकोबरा, ठीक, ध्यान देना है, उसके हिस्से की धूप, वंशज और अनित्य। मैत्रेयी पुष्पा का प्रमुख उपन्यास है चाक, ठीक, इनका चाक भी फेमस है बहुत। अब देखिए
चित्रा मुद्गल का ये आवा है, अलका सरावगी का कली कथा वाया बाईपास। समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। तो महिला उपन्यासकार लोग की रचना है। ठीक है, अब 17 नंबर देखा जाए। देखिए यहाँ पे जो ऊपर रचनाएं हैं, यहाँ पे इसमें कुछ में व्यास है, कुछ में साहित्य अकादमी है। ठीक, तो जो ये आवा है इस पे व्यास मिला है इनको। ठीक है, चित्रा मुद्गल को आवा पे क्या मिला है, व्यास मिला है। और ये अलका सरावगी का कली कथा वाया बाईपास है, इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। ठीक, और कठगुलाब जो है इस पे भी व्यास मिला है मृदुलागर को। तो देखिए यहाँ पे जो रचनाओं को जिनको मिला है पुरस्कार, उसमें से पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए 17 नंबर, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। ठीक, अब 18 नंबर देखिए, वैशाली की नगर वधु नामक उपन्यास के लेखक हैं तो वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी, यशपाल। तो ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। ठीक, वैशाली की नगर वधु। वैशाली की नगर वधु के लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं वयम रक्षामा, सोमनाथ नाम से लिखे हैं, आलमगीर है, सोना और खून है, और रक्त की प्यास। ठीक, ये सब इनका उपन्यास है। आत्मदाह नाम से लिखे हैं अमर अभिलाष, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता, इस नाम से अंचल की एक रचना भी है। ठीक, रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है उनकी रचना है अपराजिता नाम से। अब देखिए 19वां प्रश्न क्या है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। प्रेमचंद तो धनपत राय नाम से लिखते थे कि नवाब राय के नाम से कि गणपत राय, कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक, धनपत राय में और नवाब राय में कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये कि धनपत राय जो था ये इनके दादाजी इनका नाम रख दिए थे बचपन में। ठीक, कि बहुत बड़ा होकर धनी बन जाएंगे तो धनपत राय नाम रख दिए थे इनका। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि इनका मूल नाम धनपत राय था और लिखते किस नाम थे, नवाब राय लिखते थे। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था। ठीक, कौन सी इनकी रचना थी जिस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, करबला, सोजे वतन, निर्मला और गबन। तो ये सोजे वतन जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसमें कुछ कहानियाँ थीं जो देशभक्ति उसमें इतना ज़्यादा था कि उससे अंग्रेज डर गए। ठीक, तो इसको प्रतिबंधित करवा दिए। प्रेमचंद का कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त करा लिया था। ठीक, अब देखिए शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं तो श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना ऑप्शन कन्फ्यूजन वाला दिया है, लेकिन श्री राम शर्मा है। ठीक, शिकार साहित्य के रचनाकार हैं, शिकार संबंधी रोचक निबंध की रचना यही किए हैं। श्री राम शर्मा के शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचना की है जिसमें साहसिक वृत्तांतों को ग्रामीण पृष्ठभूमि, प्रकृति के ब्यौरेवार दृश्य चित्रण और अछूते मानवीय जीवन के मर्मस्पर्शी आयामों में चित्रित किया गया है। अब देखिए 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। ये भी बहुत अच्छी रचना है, निबंध है। राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध। तो ये दिनकर जी की रचना है। ठीक, प्रसाद पंत और मैथिली शरण। ठीक है, रचना जो एक बार पूछ दिया उसको तो एकदम भूलना नहीं है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का है। इनके अन्य प्रमुख निबंध संग्रह हैं अर्धनारीश्वर। ठीक, और मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य। ठीक, और अर्धनारीश्वर नाम से कोई और लिखा है, विष्णु प्रभाकर लिखे हैं उपन्यास। ठीक है, एक बार पूछा भी था कि कौन दो राइटर जो हैं लेखक अर्धनारीश्वर नाम से रचना किए हैं। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है। 23 में पूछ रहा है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो मुकुटधर पांडे जो है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। ठीक है, तो एक इसके छोटे भाई थे लोचन प्रसाद पांडे के। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे। मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार थे। वस्तुतः इन्हें छायावाद का जनक भी माना जाता है। ठीक है, हिंदी में छायावाद नाम से लिखे थे निबंध। पूजा के फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित कार्य संकलन है। तो कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की भी रचना है
और मुकुटधर पांडे की भी रचना है। ठीक है, ध्यान देना है इसको। अब देखिए, पंत की पहली रचना है, सुमित्रानंद पंत जी की रचना, पहली रचना पूछ रहा है, वीणा है, ग्रंथि है, गिरजे का घंटा है, इनमें से कोई नहीं। तो गिरजे का घंटा इनकी पहली रचना है। ठीक, पंत जी की। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा सन 1916 की रचना है। देखिए 1916 में भी रचना की है पहली, और निराला जी की जो रचना है जूही की कली, वो भी उसका डेट यही है, 1916 में दोनों लोग पहली बार रचना किए हैं। पंत की प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, ठीक, वीणा, पल्लव, गुंजन, परिवर्तन, एक तारा, नौका बिहार, देख नौका बिहार एक ही में है, ठीक, नौका बिहार एक ही में है, सॉरी, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वरधूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाड़ी, पतझर आदि। अब देखिए आगे देखा जाए, 25वां प्रश्न क्या है, आकाशगंगा काव्य संग्रह है। तो आकाशगंगा काव्य संग्रह किसका है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। तो ये रामकुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। आकाशगंगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं रूप राशि, निशीथ और चित्ररेखा। चित्ररेखा पूछता है, ठीक है। आदि काव्य संग्रह में छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित हैं। अब देखिए 26वां प्रश्न क्या है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, निर्वाण, मुमुर्षु, मुमुक्षु, जिज्ञासु। तो मुमुक्षु होगा, ठीक, इच्छा रखने वाला है तो इसमें भी मुमुक्षु हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द मुमुक्षु है। अब 27 नंबर देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, पीप धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा पीबत, पिबंतु, पिबंती, पिबथ। तो इसमें पिबंतु होगा, ठीक है। अब देखिए, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है। अस्थावर का विलोम तो चेतन होगा कि जंगम होगा कि जड़ होगा कि सचल होगा, तो जंगम होगा। अस्थावर का जंगम, अस्थावर का विलोम सब जंगम होता है। अब देखिए 29वां प्रश्न, इसमें क्या पूछ रहा है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गगन, नभ, अंबर, अवनी। तो ये अवनी जो है पृथ्वी का है, ठीक, धरती का। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, उर्वी, मेदिनी, मही, प्रहुभी, धरती, जगती, छोजी, देखिए कितना दिया है, क्षिति, वसुमती, बीज, प्रसु, धरती आदि। ये सब धरती का पर्यायवाची है। कितना अच्छे से दिया है, इसमें ज़्यादा दिया है। जबकि गगन, नभ, अंबर, अंबर माने कपड़ा भी होता है, आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, तो सब आकाश के हैं। अब देखिए 30वां प्रश्न क्या है, भूषण का वास्तविक नाम पूछ रहा है, घनश्याम, रास बिहारी, कृष्णदास, चंद्रभूषण। तो घनश्याम का मूल नाम क्या था, घनश्याम था, ठीक, घनश्याम में पतिराम मिलता है। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये भूषण जो थे ये वीर रस के कवि थे रीतिकाल में, ठीक, शिवाजी का वर्णन किए हैं ये, शिवाजी की वीरता का। तो प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ठीक है। शिवराज भूषण जो है इनका अलंकार ग्रंथ है। अब देखिए 31 नंबर क्या है, किस रचना में कुटुनियों का वर्णन किया गया है। तो कादम्बरी में, ठीक, मृच्छकटिकम में, दस कुमार चरितम में और रत्नावली में। किस में है, तो रत्नावली में है, ठीक है। तो ये कादम्बरी जो है किसकी रचना है, बाणभट्ट की है, हर्षचरित और कादम्बरी। और रत्नावली किसकी है, हर्षवर्धन की है, रत्नावली नागानंद। मृच्छकटिकम किसकी है, शूद्रक की है। दस कुमार चरितम दंडी की है। तो इसमें रत्नावली में है कुटनियों का वर्णन। अब देखिए, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। तो संस्कृत साहित्य से प्रश्न है ये। तो किरातार्जुनीयम को, कि शिशुपाल वधम को, कि रघुवंशम को, कि नैषधीय चरितम को। तो नैषधीय चरितम जो है इसको विद्वानों के लिए औषधि माना गया है, ठीक। तो संस्कृत साहित्य में 3 महाकाव्य हैं, ठीक, जिनको बृहत्त्रयी में रखा गया है। तो किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है और नैषधीय चरितम है। तो किरातार्जुनीयम में जो है 18 सर्ग है, तो शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है, ठीक। और ये किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, भारवी की है। शिशुपाल वधम किसकी रचना है, माँ की है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की है। रघुवंशम कालिदास की रचना है और इसमें 19 सर्ग है। अब देखिए, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं।
तो विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक, दंडी। तो कुंतक हैं, ठीक। तो ऐसे याद कर लीजिएगा इसको, वक्रोक्ति कुंतक, ठीक है, वक्रोक्ति कुंतक। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या है। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1910 में, 1893 में, 1800 में, और इनमें से कोई नहीं। तो 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी, और 1800 में क्या हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1893 में राष्ट्रभाषा और लिपि के प्रचार प्रसार के लिए काशी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। तो काशी में की गई, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके प्रमुख उद्देश्य थे हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, ठीक, और बृहद कोशों का लेखन, हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का लेखन एवं शोध कार्य, साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन तथा अन्य शोध संबंधी महत्वपूर्ण कार्य आदि थे। अब सन 1910 में देख लीजिए क्या है। सन 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई थी तथा सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक। तो 1910 का भी ध्यान देना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई थी। अब देखिए, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे, प्रजा हितैषी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह और मुंशी सदासुख लाल, लल्लू लाल। तो ये राजा लक्ष्मण सिंह जो थे प्रजा हितैषी के संपादक थे, ठीक। और बनारस अखबार नाम से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद निकालते थे, बनारस अखबार, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 से ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला। तो आगरा से निकालते थे, ये भी ध्यान देना है। तथा कालिदास के रघुवंश, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद भी किया। तो अनुवाद किसका किए थे, ये भी ध्यान देना है, रघुवंश का, मेघदूत का और अभिज्ञान शाकुंतलम का। राजा लक्ष्मण सिंह ने सितारे हिंद की फारसी शब्दावली युक्त हिंदी लिखने की नीति का विरोध किया। तो ये जो थे राजा लक्ष्मण सिंह, ये संस्कृत से संबंधित हिंदी की ओर ज़्यादा झुकाव था इनका, ठीक। राजा लक्ष्मण सिंह जो थे ये मानते थे कि संस्कृत की ओर इनका ज़्यादा झुकाव था, और जो ये शिव प्रसाद सितारे हिंद है ये उर्दू की ओर इनका ज़्यादा झुकाव था, ठीक है। संस्कृतनिष्ठ हिंदी की ओर झुकाव राजा लक्ष्मण सिंह का था, और उर्दू की ओर झुकाव किसका था ज़्यादा, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद का। ये पूछ लेता है प्रश्न। इन लोगों को राजा द्वय भी कहा जाता है, राजा लक्ष्मण सिंह को और शिव प्रसाद सितारे हिंद को, राजा द्वय दो लोग थे। अब देखिए, नीति का विरोध किया, इन्होंने शुद्ध हिंदी लिखने का पक्ष लिया। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है, आलसियों का कोड़ा, लल्लू लाल, मुंशी सदासुख लाल, सदल मिश्र, सितारे हिंद। तो ये किसकी रचना है, आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है उन्हीं की रचना है। आलसियों का कोड़ा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ पूछे गए हैं हर जगह, राजा भोज का सपना, ठीक, मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल तथा सिखों का उदय और अस्त। देखिए ये रचना इनकी पूछा है कहीं, सिखों का उदय और अस्त ये पूछा है। सितारे हिंद हिंदी के पक्षपाती तथा संरक्षक बनकर सामने आए, ठीक। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या है। उद्धव शतक के लेखक हैं, उद्धव शतक, रत्नाकर मतलब जगन्नाथ दास रत्नाकर, नंददास, सूरदास, सेवाराम। तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं यही उद्धव शतक लिखे हैं। सूरदास और सूरसागर लिखे हैं, सुरसारावली और साहित्य लहरी, ठीक। उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके लेखक रत्नाकर द्वारा लिखित अन्य प्रमुख ग्रंथ, इसके लेखक रत्नाकर हैं, ठीक, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनके द्वारा लिखित अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं गंगावतरण, ठीक है, गंगावतरण पद्माकर लिखे हैं, उसी का ये अनुवाद किए हैं, ठीक है। श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कवि कुलकंठाभरण, दीप प्रकाश, हमीरहट, कलकाशी आदि। देखिए यहाँ पे लग रहा है थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, ये कवि कुलकंठाभरण जो है ये दूल्हा की रचना है, ठीक, और हमीरहट है ग्वाल की रचना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मिला भी दिया है रचनाएं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सप्तपर्णा किसकी कृति है, सप्तपर्णा निराला की है कि प्रसाद की है कि महादेव वर्मा की है कि पंत की है, तो ये महादेव वर्मा की रचना है सप्तपर्णा। सप्तपर्णा महादेव वर्मा की कृति है। इसमें महादेव वर्मा का प्रणय निवेदन देखने को मिलता है। महादेव वर्मा की अन्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्गीत, दीपशिखा, यामा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक। 39 नंबर देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र,
और मिश्र बंधु ने कह दिया कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं यही रीतिकाल को श्रृंगार काल का है। ठीक, और रामचंद्र शुक्ल तो रीतिकाल का ही हैं। मिश्र बंधु अलंकृत काल कह दिए और रमाशंकर शुक्ल रसाल क्या कहे हैं, कला काल कहे हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा प्रदान की है, जबकि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल ध्यान दीजिएगा। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा है तथा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा प्रदान की है। अब देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? प्रगतिशील लेखक संघ तो 1926, 1936, 1946, 1939, तो 1936 में की गई थी। ठीक, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। सन 1935 में एम फास्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्करार आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। तो ये पूछता है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1936 में, और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो प्रेमचंद के, और लखनऊ में हुआ था। ये भी प्रश्न बनता है। अब 41वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरीपा, भरथरी, कढ़पा, चड़ुकरनाथ। देखिए यहाँ पे तो हमको लग रहा है गलत दिया है, उत्तर 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कढ़पा जो है सिद्धों में आते हैं। ठीक, ये सब तो नाथ में आ जाएंगे, जलंधरीपा, भरथरी और चड़ुकरनाथ, लेकिन ये कढ़पा जो है सिद्ध साहित्य में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए सी इसका तीसरा होना चाहिए। अब देखिए 42 नंबर क्या है। 42वां प्रश्न ये है, गोरखपारी नामक पुस्तक के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो है गोरखपानी का संपादन किए थे। गोरखनाथ की हिंदी में प्राप्त पुस्तकों का कुशल संपादन स्वर्गीय डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी के नाम से किया था। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। अब देखिए 43वां प्रश्न क्या है, ज्ञानबोध किसकी रचना है? सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब जी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ज्ञानबोध रतन खान, ये मलुकदास की रचना है। ज्ञानबोध मलुकदास की रचना है। इनकी 9 रचनाएं स्वीकार की जाती हैं, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्तवत्सावली, भक्त वीरदावली, पुरुष विलास, 10 रत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, अलखबानी और रामावतार लीला। अब 44वां प्रश्न देखिए, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद के थे। ठीक, क्योंकि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। ठीक है, तो उसी में ये थे, राम भक्त लोग इसी में आते हैं ना। शुद्धाद्वैतवाद में तो कृष्ण के जो स्थापित हुए वो लोग आते थे, वल्लभाचार्य इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, किसका सिद्धांत था शुद्धाद्वैतवाद? तो वल्लभाचार्य का। और द्वैतवाद मध्वाचार्य का, अद्वैतवाद शंकराचार्य। अब देखिए, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। यहाँ से देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिनी लोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामनाथ लाल शुक्ल। तो नंद दुलारे वाजपेयी कहे हैं रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। ठीक, और मानवता के रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा किसने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जी ने। ठीक, ये भी पूछ देगा कि कामायनी को मानवता के रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब पूरा हम लोग का समाप्त हो गया। अब देखा जाएगा कल 40 प्रश्न। तो आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद।